गुड मॉर्निंग एवरीवन। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसको मुख्य रूप से सुविधा के लिए दो भागों में बांटा जाता है, सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ। शक्तियों को दो भागों में बांट रहे हैं, एक तो सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ। सर्वप्रथम अपन पढ़ते हैं सामान्यकालीन शक्तियाँ अथवा अधिकार। उसमें कौन कौन से, जैसे सामान्य स्थिति, जैसे देश में किसी प्रकार का युद्ध ना हो, स्थिति एकदम सामान्य बनी है, किसी प्रकार की भारी युद्ध ना हो, वित्तीय संकट ना हो, तो सामान्य स्थिति में क्या होता है, उसके पास प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ, उसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया है, उसको अपन फिर एक एक पॉइंट को है डिटेल में पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ, जिसमें वो कार्यपालिका किस किस को नियुक्त करता है, उसके पास प्रशासनिक शक्तियाँ क्या है, फिर विधि के अनुसार जो शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ उसके पास क्या है, वित्तीय, जैसे किसे पैसा देना है, किसे नहीं देना है, क्या करना, उसमें वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या हैं, और न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं उसके पास। न्यायाधीशों के अलावा राष्ट्रपति के पास भी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। फिर है संकटकालीन शक्तियाँ, जैसे देश में संकट आया, किस प्रकार का संकट, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। यदि देश में युद्ध की स्थिति हो, या भारी कोई अपना पड़ोसी देश है या अन्य देश है वो अटैक कर दे, या आंतरिक अशांति, दंगे फसाद हो जाए, किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हो जाए, तो अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। दूसरा है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकट, जैसे कि है कि राज्यों के संवैधानिक, यानी कि जैसे विधान परिषद है या विधानसभा है, तो वहां पर यदि विघटित हो जाए वो, तो वो संवैधानिक तंत्र है उसका विघटन हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 हटाने से, उससे पहले वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो काफ़ी स्टेट में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगाने से होता क्या है कि वहाँ की है जो विधान परिषद के पास कोई शक्तियाँ नहीं रह जाती, सारी शक्तियाँ हैं वो सेंट्रल में आ जाती हैं, राष्ट्रपति इसके द्वारा उसको फिर आगे उनका कार्य किया जाता है स्टेट में। तीसरा है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट यानी कि अचानक अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर जाए, देश में संकट की स्थिति बन जाए, पैसा मार्केट में हो ही ना, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अब अपन है एक एक पॉइंट को है अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं सामान्यकालीन शक्ति एवं अधिकार। तो इसमें आपको बता दिया है कि दो भागों में बांटा गया था, सामान्यकालीन शक्ति एवं अधिकार और संकटकालीन स्थिति में। सबसे पहले सामान्यकालीन शक्ति में पढ़ते हैं कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियाँ। कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियों को संविधान के आर्टिकल नंबर 52 के अनुसार क्या है कि जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और यह जो है इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। ऐसा नहीं है वो मनमर्जी से कुछ नहीं करते हैं, राष्ट्रपति है तो ऐसा नहीं है कि वो मनमर्जी से कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी मनमर्जी भी चलती है। कैसी स्थिति में, जैसे कि अभी हाल ही में जैसे वो फांसी की सजा हुई थी, वो 4 जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, उसमें जो फांसी की सजा हुई थी, तो उसमें राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि अंतरिम रूप से वो फांसी पर रोक लगा दे, उसको उम्र कैद में तब्दील कर दे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की इच्छा पर है, लेकिन जो कार्य है, जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त होगी, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। जो भी कार्य करने होते हैं वो संविधान के अनुसार होते हैं, तो वह खुद करता है।
और अपने अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा करेगा। शासन का समस्त कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। जैसे उसके पदाधिकारी भी कर रहे हैं या उनके निचले स्तर पर जो सर्विस में व्यक्ति है पदाधिकारी कर रहे हैं, तो वो भी है जो वो है प्रेसिडेंट के नाम से होगा। और सरकार के समस्त निर्णय राष्ट्रपति के माने जाएंगे। गवर्नमेंट के जो निर्णय है, जो कोई भी निर्णय ले तो वो होंगे राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि है वो सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर है अपन उसको अलग अलग भागों पढ़ेंगे कि उनकी किस किस में शक्तियां हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति, किसको हटाता है, किसकी नियुक्ति करता है। तो आप शब्द है पदच्युति यहाँ पर यूज करें हटाने की जगह, तो किसकी नियुक्ति करता है, किसकी पदच्युति करता है। उदाहरण के रूप में देख लो कि प्रधानमंत्री की सलाह से वो एडवाइस लेता है प्रधानमंत्री से अन्य मंत्री, जैसे मंत्री परिषद होती है तो वहां पर वो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। और राज्यों के राज्यपाल, तो जो राज्यों के राज्यपाल है वो भी उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इंडिया में एक ही उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में, एवं उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है हर स्टेट में होते हैं। राजस्थान के अलग है, पंजाब के, हरियाणा की, इस तरह से सभी स्टेट में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो वहां पर अलग न्यायाधीश है, तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, इसके अलावा हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, तो उसकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। फिर है मालिका परीक्षक की नियुक्ति करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष है, उसकी भी नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। और उसके जो सदस्य हैं राष्ट्रपति करता है, तथा राजदूत जो फॉरेन में, विदेश में राजदूत होते हैं, तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी शक्तियां कौन सी है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये होती आमतौर पर होती नहीं है, ये होती कब है? जैसे कि कोई विधेयक है, उस पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए। विधेयक में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में क्या करवाते हैं? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करवाते हैं, और इसकी अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता इसकी लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो जो संसद है उनके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति फिर है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण। तो इससे जो इनकी जो शक्तियां हैं उनके संबंधित जो नियम है, नियम कानून है, उनके निर्माण राष्ट्रपति करते हैं। और मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण, विभाग होता है, अलग अलग विभाग होते हैं, कृषि विभाग है, वित्त विभाग है, कृषि है, वित्त विभाग है, जल विभाग है, तो इस तरीके से जितने भी अलग अलग प्रकार के विभाग है तो उसका बंटवारा भी है। मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का है वो बंटवारा भी राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद अपन थर्ड नंबर पे आगे बढ़ेंगे। तो आप क्या करना, समझने के बाद इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। अब पढ़ते हैं वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। तो राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वैदेशिक क्षेत्र में फॉरेन में किसी भी स्थिति में सम्मेलन हो रहा हो, अन्य प्रकार के सम्मेलन होते हैं, तो इस स्थिति में वो भारत का क्या करता है, पूरे देश का वो क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों और कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। तो जो फॉरेन में है, हर देश में क्या होता है, दूसरे देशों का दूतावास होता है। क्योंकि क्या होता है कि आज के वैश्वीकरण के युग में क्या है कि एक दूसरे देशों के बीच ट्रेड होता है, ट्रीटियां होती हैं, संधि और व्यापार होते हैं। तो क्या होता है
कि हर देश में, जैसे इंडिया है तो इंडिया का अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, चाइना में और पाकिस्तान में भी ऐसे हैं कि शत्रु देशों में भी क्या होता है, उनके राजदूत होते हैं वहाँ पर। तो राजदूत होते हैं और वहाँ पर दूतावास बने होते हैं। ये काफ़ी कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई घूमने जाते हैं, जहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है भारतीय नागरिक को, तो वो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे विश्व में क्या होता है कि महत्वपूर्ण देशों के अपने अपने दूतावास होते हैं। तो उसके जो है राजदूत है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। विदेशों से संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। विदेशों से संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। संधियां बहुत प्रकार की हो सकती हैं कि जमीन का आदान प्रदान हो सकता है, यानी कि लैंड का एक दूसरे देशों में आदान प्रदान हो सकता है, या समुद्री सीमाओं का, इसलिए के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सैनिक क्षेत्र में शक्ति, राष्ट्रपति के पास सैनिक क्षेत्र में क्या शक्ति है, ये सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। प्रधान सेनापति होता है। सिर्फ नाम के होते हैं, वो कभी युद्ध वगैरह लड़ने नहीं जाते, वैसे नाम के होते हैं। समस्त सेनाओं, यानी थल सेना का भी, वायुसेना का भी और जल सेना का भी, जो कमांडर इन चीफ, अलग अलग सेनाओं के जो जनरल होते हैं और कमांडर इन चीफ होते हैं, और अपनी अपनी सेनाओं के जो होते हैं, तो उनका भी प्रधान होता है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों का भी प्रमुख होता है। प्रतिरक्षा एक इंपॉर्टेंट नोट, आप नोट के रूप में इसको लिख लेना, आप इसको आप नोट के रूप में लिख लेना कि प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है, वो संसद के पास है। और जो इसकी सेनाओं का जो प्रधान सेनापति होता है, ये भी कानून के अनुसार काम करता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने सोच लिया कि यार अभी अटैक करो पाकिस्तान पे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब है, संसद निर्णय करती है, तो उनके निर्णय के बाद ही राष्ट्रपति ऑर्डर देता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। तो इसमें बहुत ही आप ध्यान रखना कि प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति के विषय में कानून बनाने की शक्ति और केवल है वो संसद के पास है। ठीक है। और उसके बाद है विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। संसद के ऊपर पढ़ा था पहले, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा इसका पार्ट होता है वो राष्ट्रपति होता है। विधायी क्षेत्र, उसमें इसके अपन विधायी शक्तियों में अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी क्षेत्र के प्रशासन में क्या है कि वह संसद के अधिवेशन को बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। अधिवेशन को बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। अधिवेशन बुलाता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है कि आम चुनावों के बाद, जैसे लोकसभा के चुनाव हो गए, आम चुनाव के बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति पहले सत्र में क्या करता है, वो अधिवेशन बुलाता है, वहां भाषण देता है वो पहले सत्र में, और उसमें लोकसभा को भी और राज्यसभा दोनों को भाषण देता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में भी क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, वो भाषण देता है। और उसमें एजेंडे होते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित एजेंडे होते हैं। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी कर सकता है। ये अपनी बात पहले पढ़ी थी कि प्रधानमंत्री की एडवाइस से वो लोकसभा को समय से पहले, 5 वर्ष से पहले भी क्या कर सकता है, वो भंग कर सकता है। इसके आगे अब इसके बाद विधायी शक्तियों का अगले पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा में प्रत्येक 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति है, वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। यानी कि वो अपनी
अपनी मर्जी से, यानी कि जो व्यक्ति साहित्य से हो, व्यक्ति होना उसका प्लेटफॉर्म पीछे से क्या होना चाहिए, वो साहित्य से हो या कला से हो या विज्ञान या किसी क्षेत्र विशेष में उन्होंने बहुत ही अच्छी देश के लिए सेवा की हो, तो वो राष्ट्रपति है 12 सदस्यों को उसमें मनोनीत करता है। सेकंड नंबर पे है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा में है 2 एंग्लो इंडियन, ऊपर वाले में समझ आ गया होगा कि जो व्यक्ति है, जो 12 सदस्य है, वो साहित्य से हो, कला से हो, विज्ञान से हो। साहित्य कला, इसका उदाहरण स्वरूप देख लीजिए आप कि सचिन तेंदुलकर है, तो वो खेल जगत से खेल जगत में उन्होंने देश का बहुत ही नाम रोशन किया है, तो उन्हें मनोनीत किया गया था। कला में रेखा है, अभिनेत्री है, तो उनको मनोनीत किया गया था। इस तरीके से जिसने देश के लिए इन क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी सेवा की हो, तो उन्हें वो मनोनीत किया जाता है। फिर है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति है 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन समझ लीजिए, एंग्लो इंडियन होते हैं वो जो वर्तमान में इंडिया में रह रहे हो और उसके पिता या कोई पूर्वज है वो यूरोपियन हो। जैसे कि आप देख लीजिए कि जैसे वर्तमान में गोवा में तो फ्रांसीसी कॉलोनी है, तब फ्रांस का जब इंडिया पे अधिकार था उस क्षेत्र में, गोवा के क्षेत्र में, तो कई क्षेत्र में अधिकार था, तो उनके कई लोग तो वहां से चले गए, कुछ उनके लोग यहाँ रह गए। तो उनके पूर्वज तो यूरोपियन थे, लेकिन वो वर्तमान में है, वो इंडिया में रह रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। इनकी संख्या इंडिया में बहुत कम है वैसे। तो 2 ऐसे लोगों को राष्ट्रपति है वो लोकसभा मनोनीत कर सकता है, और जो 12 सदस्य हैं उनको है वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, जो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से उन्होंने विशेष सेवा की। फिर है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। विधेयक आमतौर पे क्या है, ये इंग्लिश में बिल का हिंदी रूपांतरण विधेयक है। इंग्लिश में इसको बिल कहते हैं, हिंदी में इसको विधेयक कहते हैं। विधेयक जैसे विधेयक आमतौर सिंपल शब्द समझे तो विधेयक को पारित करवाकर इससे क्या बनाते हैं? विधि का निर्माण करते हैं, यानी कानून बनाते हैं। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक है, कोई प्रस्ताव है, वो पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के पश्चात ही वो कानून का रूप लेगा। उसके बाद है साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद को पुनः लौटा सकता है। हाँ, ये बात ध्यान रखना। साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए जैसे दोनों सदनों से कोई जो विधेयक है, कोई प्रस्ताव पारित किया, वो प्रस्ताव पारित हो गया, तो विधेयक दोनों सदनों से ही मेजोरिटी से, बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें लगता है कि ये जो है वो पारित हुआ है वो सही नहीं है, तो पुनः विचार के लिए संसद में भेज सकता है। लेकिन यहाँ बात ध्यान रखना कि यदि दूसरी बार उसमें बिना संशोधन हुए, यानी कि यदि साधारण विधेयक है संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है, यानी कि पिछली बार जैसा आया था दूसरी बार भी उसी तरीके से बिना संशोधन के या संशोधन होके दूसरी बार आता है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि फिर भेज दिया उसको, भाई मेरे को ठीक ही है, ऐसा नहीं चलेगा। तो दूसरी बार है उसको स्वीकृति देनी होगी। फिर 4th नंबर पर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश देखिए क्या होता है कि एक तरीके से आप देखो कि जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, संसद सत्र में नहीं है, संसद लोकसभा है, राज्यसभा है, वो सत्र में नहीं है, तो
उस समय राष्ट्र आवश्यकता पड़ गई कोई कानून बनाने की तत्काल प्रभाव से, तो उस समय क्या करता है, राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। तो जो शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो प्रेसिडेंट के पास है। यह अध्यादेश संसद, अब देखिए, यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा वो, फिर उसको पारित करना आवश्यक है। 6 सप्ताह के बाद उसको पारित नहीं किया तो वो है लागू नहीं रहेगा। और यदि संसद चाहे तो 6 सप्ताह से पहले भी उस अध्यादेश को है वो विघटित कर सकती है। और अध्यादेश और इसमें विधेयक में देखिए मामूली अंतर ये है कि विधेयक है वो दोनों सदन से पारित होगा, है दोनों बनेगी विधि, कानूनी बनेगा दोनों में ही, लेकिन जो है इसमें संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। विधेयक क्या होता है, वो संसद में पारित होना आवश्यक है, लेकिन अध्यादेश में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से कह दिया तो उसमें तत्काल प्रभाव से कानून बना देते हैं उसको, उसमें संसद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसद में भाई टाइम लगेगा। तो ऐसा कोई कानून बनाने की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, अपन फिर आगे पढ़ते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है, उसके बाद शक्तियां हैं वित्तीय शक्ति। उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण, आय और व्यय का यानी बजट में क्या होता है वो विवरण, बजट का विवरण लिखवाएगा। और राष्ट्रपति आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक और साधारण विधेयक में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। दो प्रकार के विधेयक हैं, कई प्रकार के विधेयक में धन विधेयक है, साधारण विधेयक है। उसमें धन विधेयक और साधारण विधेयक में डिफरेंस क्या होता है कि धन विधेयक में क्या होता है, वित्तीय समावेशन होता है कि करों में छूट होता है या उसमें वृद्धि होती है, तो उसे वित्तीय या करों के संबंध में होता है धन विधेयक। और इसमें एक प्रमुख रूप से बात यह है कि धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, अनुदान मांगे लोकसभा प्रस्तावित नहीं की जा सकती। यानी कि और इसकी आज्ञा, इसको पारित करने के लिए, धन विधेयक को प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की आज्ञा की आवश्यकता होती है। लेकिन साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना ही उसको किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में प्रस्तावित करे चाहे राज्यसभा में प्रस्तावित करे, किसी भी सदन में उसको प्रस्तावित किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक को केवल और केवल किसमें, ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। और इसको प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। फिर चौथी इसकी शक्तियां है, राष्ट्रपति की शक्ति है न्यायिक शक्ति। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों से के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। कोई कानून बना, उच्चतम न्यायालय से के द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित कोई कानून बनाया है, कोई नियम कानून बनाया है, तो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और पिछली में पढ़ा, एक लाइन में लिखी नहीं यहाँ पे क्योंकि पहले उसको लिखा चुका हूं, इसमें लिख लेना। उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये तो होता है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और ये होता है उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट होते हैं स्टेट राज्यों में, सुप्रीम कोर्ट होता है सेंटर में, एक ही है नई दिल्ली। तो इसके जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहले लिखवा देता है इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्यव्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त होती है क्षमादान की। लेकिन एक क्षमादान का मतलब जैसे कि किसी भी, जैसे दंड प्राप्त व्यक्ति को है, दंड प्राप्त है, किसी को सजा हो गई है तो उसको क्षमा कर सकते हैं, उसकी सजा को कम कर दिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये राज्यपाल को भी प्राप्त है। लेकिन यदि किसी को फांसी की सजा हो गई, किसी व्यक्ति को किसी अपराध में फांसी की सजा हो गई, तो ये शक्ति राज्यपाल के पास तो नहीं है, लेकिन ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। वो जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में तब्दील कर सकता है। और इसका उदाहरण पहले बताया भी था शायद मैंने, कि जो हाल ही में दिल्ली एरिया जो गैंगरेप था उसमें 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, तो उन्होंने याचिका दायर की थी क्षमा प्राप्त करने के लिए। दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था, निर्भया गैंगरेप हुआ था, तो उसमें जो 4 लोग थे तो उन्होंने भी राष्ट्रपति के सामने क्षमा प्राप्त करने की उसमें पिटीशन दायर की थी, लेकिन उनको क्षमा है वो नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उनके वकील ने कहा कि उनकी सजा है उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने उनको माफ नहीं किया, उनको सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। तो आगे क्या है, जो शक्तियां हैं वो संकटकालीन शक्तियां हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।